नहीं किया। हाँ ठीक है, अभी कर दिया। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड, है ना। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स उन्हें बोलते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें सैचुरेटेड, और जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अनसैचुरेटेड। ये अश्विन कौन है यार? अश्विन है क्या कोई अपनी क्लास सर में? है सर। यस सर। है क्या? यस सर है। नहीं एक्चुअली मैंने पूछा इसलिए क्योंकि ये इसका मैसेज आया गुड इवनिंग सर, इसने फिर हार्ट भी भेजा है साथ में। तो मुझे हार्ट भेजने का कोई सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक बार पूछा। रुको मैं इसको। नॉर्मल बंदा भी भेज सकता है ना। क्या? नॉर्मल बंदा भी भेज सकता है ना हार्ट। नॉर्मल बंदा भेज सकता है, लेकिन क्यों भेजेगा वही मुझे लॉजिक नहीं है ना उसके पीछे। सर वो इमोजीज बहुत यूज करता है। सबके लिए करता है क्या? क्यों अश्विन? यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, मतलब नॉर्मल है, मतलब ये इंसिडेंस है ना। यस। ठीक है चलो, तो फिर मैं लेक्चर पे आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है ना, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरप्शन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे लोग ऐड होते रहते हैं ना, तो इसलिए स्टार्टिंग में शुरू के 5 मिनट थोड़ा इंटरप्टेड फॉर्म में चलती है क्लास, तो उसमें इनकन्वीनियंट मत महसूस करना। हाँ, तो सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और जिसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेशन वीजे। यार ये जो भी वीजे है मैं इसको एडमिट नहीं कर रहा, मैंने कल बोला था कि अपना पूरा नाम लिखना है इस पर, ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा एडमिट हो रहा है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अगर मॉलिक्यूल में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो अब अनसैचुरेशन कितना है कंपाउंड में, नेक्स्ट सवाल ये उठता है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की हेल्प से, ठीक है। तो अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ना। तो जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उतना ज्यादा प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ फिर तो तक कोई किसी डाउट? बड़े कंपाउंड की बात होती होगी ना इसमें। मैं किसी भी कंपाउंड में, एनी कंपाउंड। तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतनी डिग्री होगी। हाँ बिल्कुल उतनी डिग्री होगी। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। पहले मैं कुछ एग्जांपल से तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हम बात करें C2H6 की, ठीक है, तो C2H6 इथेन का मॉलिक्यूल है। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, राइट। तो ये जो इथेन का मॉलिक्यूल है इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है ना, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसको शॉर्ट में डी यू भी बोलते हैं यार, ये हेडिंग में ही लिख लेना बाजू में, इसको शॉर्ट में अपन डी यू भी बोलते हैं, है ना। डी यू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑफ कोर्स इट मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड में हम कहेंगे कि बिल्कुल भी अनसैचुरेशन नहीं है, तो इसका डी यू कितना आएगा, 0, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे हम इस तरह के कंपाउंड की बात करें, सर एक डाउट था, हाँ संकित बोलो। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसे बनेगा पहले कंपाउंड का? पहले कंपाउंड का इसका, एक लाइन ही बनेगी क्या बस? हाँ ये होगी इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना। तो C2H4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो C2H4 इथीन मॉलिक्यूल होता है ना, ये बात सभी को पता है। तो ये जो C2H4 का जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें आपको दिख रहा है कि एक डबल बॉन्ड है, तो इसका DU हो जाएगा 1, मतलब हम कहेंगे कि इसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो दैट इज एक्चुअली 1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो चलो ये तो अपन ने बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा है ना। एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, यहाँ पर हमने केवल कार्बन हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया है, मॉलिक्यूल में और भी डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं, राइट। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला देखो जो आपको रट के रखना ग्रुप है। पे एक बंदा मैसेज कर रहा है आने के लिए।
क्या ग्रुप पे एक बंदा मैसेज कर रहा है आने के लिए। ग्रुप पे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे? यस सर। एक मिनट रुको यार, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे कौन क्या मैसेज कर रहा है। सर लेकिन लिंक में रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा। प्लीज़ लेट मी इन, अपना नाम डालो। ओके, फिर सर आने देंगे, लेकिन लिंक में रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा इसके लिए। चलो ठीक है, अभी तो एडमिट कर देते हैं फिर इसको। तो ये जो श्रेयांश जो है वो बीजे नाम से वही है क्या? श्रेयांश, श्रेयांश तो कल नाम से आ रहा था ना? होगा सर नहीं। श्रेयांश तो हो गया एडमिट। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, एनीवेज अब अपन अपना फोकस वापस लेक्चर पे लेके आते हैं। एक सेकेंड। तो हाँ, तो हम ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि अब कोई जो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, अब ध्यान से देखना है इसको कैसे अपन को याद रखना है। एक अपन ने जनरल कंपाउंड बना लिया जिसमें कि कार्बन एटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है, ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, और हेलोजन एटम भी हो सकता है। ठीक है, फिर उस मॉलिक्यूल में हो सकता है कार्बन एटम के एक्स, कार्बन के एक्स एटम्स हो, हाइड्रोजन के वाई एटम्स हो, नाइट्रोजन के जेड एटम्स हो, ठीक है, ऑक्सीजन के पी एटम्स हो, और हेलोजन के क्यू एटम्स हो। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लो, उसके बाद जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले से अपन कैसे डी यू सही से निकाल लेते हैं। तो इसके डी यू का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, एक्स प्लस 1 माइनस वाई, हाँ कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के आयुष जितने भी एटम्स हैं वो सब हीट्रो एटम्स में आते हैं। तो y और du जो है वो हाइड्रोजन के कारण कम होगा, मतलब प्लस z, नहीं y प्लस q माइनस z बाय 2, है ना। एक सेकेंड रुको, कार्बन du इसके कारण तो कम होता है, माइनस साइन आएगा, ठीक है, y के सामने। नाइट्रोजन के कारण du बढ़ता है तो z के सामने प्लस साइन आएगा, ठीक है, सही है, और हेलोजन के कारण कम होता है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है ना। अब मैं इस ये एग्जांपल पे लगा के बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो C2H4 का DU अपन को कैलकुलेट करना है ना, तो C2H4 का DU 1 आ रहा है, ये तो अपन ने ऐसे भी देख लिया। जब आप इसको फॉर्मूले में रखोगे तो C2H4 जो है, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, है ना, मतलब 2 कार्बन एटम तो x की वैल्यू 2, और 4 हाइड्रोजन एटम मतलब y की वैल्यू 4, ठीक है। तो अब आप इसमें du का फॉर्मूला लगाओ, तो x बाकी प्लस सबको 1, जीरो लेंगे। बाकी सबको जीरो लेंगे, जो जो नहीं है वो ऑब्वियसली जीरो लेंगे, है ना, माइनस y बाय 2, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर कितना आया du, 3 माइनस 2 मतलब 1, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से du अपना 1 फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सर डाउट। हाँ चंद्रमान बोलो। सर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन के अलावा कोई भी मतलब दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता वहाँ पे? नहीं, इनके कारण, इनके अलावा कोई एटम नहीं होगा, मतलब इनके इनके अलावा कोई ऐसा एटम नहीं होगा जिसके कारण डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। सर एक और ठीक है? डाउट। हाँ बोलो। सर हेलोजन अगर 2-3 है मतलब तो कैसे करेंगे, क्यू तक ही रहेगा ना, डिफरेंट 3 हेलोजन है तो। 3 हेलोजन है तो उन सबका, एक सेकेंड, हाँ 3 हेलोजन है तो उन सबका अपन सब्सक्रिप्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 है ना, तो 1 + 1 + 1 मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3,
ठीक है, क्लोरीन 2 है, ब्रोमीन 3 है, सबका सब्सटीट्यूट 3 + 2 5। हाँ, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है। तो जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा तुम्हारे सामने, है ना। मेनली जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के आसपास ही आता है, इतने में ही हो जाता है। या फिर अगर उसमें हेलोजन एटम होता है तो एक ही टाइप का हेलोजन एटम होता है, ठीक है। तो Yes. यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा क्वेश्चंस में। तो देखो, अब डी के जो मतलब है वो क्या होते हैं, है ना। इस फॉर्मूले पे अभी अपन थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, है ना। मीनिंग ऑफ डी यू के जो मतलब हैं वो इन टाइप से समझे जाते हैं। देखो, पहला है कि डी यू इज इक्वल टू 1, है ना। इसका क्या मतलब है, या तो उसमें 1 एक या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर उसमें एक रिंग होगी, ठीक है। रिंग को भी अनसैचुरेशन की कैटेगरी में रखा जाता है ना। रिंग मतलब ये होता है कि जैसे हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें, है ना, साइक्लोब्यूटेन ये, या जैसे बेंजीन, बेंजीन एक पॉपुलर एग्जांपल है रिंग का। तो जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है, इसको हम एक रिंग कहेंगे, है ना। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक रिंग है, क्लोज रिंग, तो उसको भी हम एक डी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डी सॉल्व होके 1 आ रहा है तो इसका मतलब उसमें निश्चित तौर पर या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी, या फिर और देख लो, जैसे डी की वैल्यू अगर 2 है, जैसे डी की वैल्यू अगर 2 है ना, तो 2 का क्या मतलब है, इसमें क्या अलग अलग केसेस पॉसिबल है। एक केस तो ये पॉसिबल है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड हो, है ना, या फिर इसमें एक डबल बॉन्ड एंड एक ट्रिपल, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आएगा, 2 डबल बॉन्ड हो, या फिर अगर अपन को ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में हम 2 डी मानते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 डी काउंट होता है। तो अगर DU2 है तो या तो दो डबल बॉन्ड हो गए मॉलिक्यूल में, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। और क्या पॉसिबल केसेस है, या तो फिर उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है एंड साथ में एक एक रिंग हो सकती है ना। दोनों के कारण एक एक DU आएगा, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर उसमें 2 दो रिंग। रिंग्स हो सकती है ना। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को 2 क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि दो पाई बॉन्ड हो गए ना इसमें, तो दो स्टेप में इसको अनसैचुरेशन माना जाता है इसमें, ठीक है। तो सर इसको, हाँ एक सेकेंड रुको, इसको ये जो पॉइंट अपन ने लिखा है इसको आप कंक्लूड करके ऐसे भी लिख सकते हो कि डबल बॉन्ड का मतलब होता है ना, ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब होता है 1 DU। फिर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 2 DU, है ना। और लास्ट में आप लिख सकते हो रिंग का मतलब होता है, एक रिंग का मतलब होता है 1 DU। सबको दिख रहा है ना, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा नीचे लिख रहा हूँ। तो Yes, sir. इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। हाँ अब बोलो Yes. चंद्रभान। सर ऑक्सीजन कोई सिग्निफिकेंस नहीं आता उस पे, डीयू पे? ऑक्सीजन का DU में सिग्निफिकेंस रहता है ना। अपन जैसे कीटोन वगैरह की बात करते हैं तो कीटोन में डबल बॉन्ड आता है, लेकिन फॉर्मूले में तो नहीं आ रहा। वो उसमें एडजस्ट हो जाता है फॉर्मूले में। मतलब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा है, देखो अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो मॉलिक्यूल में उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो जो हाइड्रोजन का जो नंबर कम हुआ है ना, तो हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाएगा, y की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अपना DU का आंसर सही आ जाएगा। यस सर। ठीक है, वो जब अपन अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो मेन अपन को ये फॉर्मूला रट के रखना है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है DU कैलकुलेशन में। सारे क्वेश्चंस इस एक ही फॉर्मूले से हो जाते हैं, है ना। आप अगर बुक वगैरह में देखोगे, शीट में देखोगे, तो उसमें जो फॉर्मूला है वो काफी लंबा चौड़ा है, तो उसको ना याद रखो तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। इसको देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, लॉजिक देखना कैसे मैंने याद कर रखा है इसको। ये कोड मैंने ऐसे याद कर रखा है, CH नॉक्स, है ना, CH नॉक्स। इसको याद करना तो आसान है, ठीक है।
बाकी एटम का मतलब अपन को पता ही है, सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला तो खैर अपन को याद रखना पड़ेगा, X+1 है ना। कार्बन एटम सबसे पहले आता है DU में, तो ये तो खैर अपन ने याद रख लिया, X+1। ठीक है, माइनस, अब आगे देखना इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से टर्म्स मैंने कैसे याद कर रखे हैं। देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है कि ऑक्सीजन में O आता है ना, O मतलब जीरो है ना। जीरो का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एटम का कोई कैलकुलेशन DU में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पर अपन ने P सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा है फॉर्मूले में। ठीक है, ऑक्सीजन का O मतलब जीरो, तो ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन DU में जीरो होगा, तो ऑक्सीजन का जो सबस्क्रिप्ट है वो आपको फॉर्मूले में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया ऑक्सीजन को याद रखने का। बाकी जैसे है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जैसे अपन को याद है, हाइड्रोजन जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ अगले पेज पे। जो 3 एटम्स बच रहे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। देखो हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है ना, और हेलोजन जो है, हेलोजन भी हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि हेलोजन के 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, वो 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए वो 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब इस बात का अपन फॉर्मूला याद करने में कैसे यूज करते हैं कि देखो नाइट्रोजन जब ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन के कारण, ध्यान से सुनना बहुत, नाइट्रोजन के कारण अनसैचुरेशन हमेशा बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखेगा ना, क्योंकि एक ही एटम 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कारण DU के बढ़ने की संभावना रहेगी, है ना। नाइट्रोजन एटम अगर आएगा तो वो क्या करेगा, वो DU को बढ़ाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। बाकी जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, देखो जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये तो कभी डबल बॉन्ड बना नहीं सकता हाइड्रोजन, और ये भी कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता हेलोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके कारण अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब DU बढ़ेगा तो नहीं, तो इनके कारण DU कम होगा। एक सेकेंड रुको, हाँ, तो इनके कारण DU कम होगा, दोनों के कारण। ठीक है, तो चलो अपन ने इतना लॉजिक बना लिया। अब इससे देखो क्या फायदा होता है, आपको ये पता है कि नाइट्रोजन के कारण DU बढ़ना चाहिए, तो DU में नाइट्रोजन का जो साइन है वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। नाइट्रोजन के कारण DU बढ़ना चाहिए, मतलब DU में नाइट्रोजन का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब Z के सामने कैसा साइन आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो Z के सामने माइनस साइन है और ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस साइन है, तो जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो नेट आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और सिमिलरली हाइड्रोजन और हेलोजन के कारण DU कम होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन मतलब Y के सामने और हेलोजन मतलब Q के सामने साइन आना चाहिए फाइनली माइनस। तो देखो Y के सामने हमने प्लस साइन रखा है ताकि माइनस जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो Y के सामने फाइनली माइनस साइन आ जाए। सिमिलरली Q के सामने हमने प्लस साइन रखा है ताकि ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो माइनस साइन आ जाए और DU फाइनली कम हो जाए। ठीक है, और बाकी एंड में ये 2 तो खैर आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आप ये फॉर्मूला लॉजिकली और थोड़ा थोड़ा ट्रिक से, मतलब ये फॉर्मूला इजीली याद रख सकते हो। सबको क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ऐसे अगर याद रखोगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, है ना। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखोगे तो जल्दी दिमाग से उचट जाएगा, माइंड में रहेगा, इसकी संभावना कम रहेगी। ठीक है, तो सर हाँ चाहो तो ये वाली ये भी लिख लेना साइड में कहीं रफ में। हाँ बोलो चंद्रवान। सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सर, मतलब 2 रिंग है, इसका मतलब क्या, मतलब सर कैसे बता रहे हैं 2 रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा? तो जैसे ये वाला कोई मॉलिक्यूल है, एक मिनट म्यूट करो, पहले मैं बताता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ ना। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल अगर है, जो लोग भी मोबाइल पे देख रहे हैं वो चाहे तो फेस ऑफ कर लें क्योंकि वो अननेसेसरी फिर स्क्रीन में वो एरिया कम पड़ जाता है ना। तो जैसे ये वाला जो ये पूरा मॉलिक्यूल है,
इसमें एक ये रिंग है, ये 2 रिंग है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। समझे? यस है ना? तो इस तरह से मल्टीपल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर मल्टीपल रिंग्स कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो आई होप डी का फॉर्मूला ये सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसे याद रखना CH नॉक्स इसी ऑर्डर में, और फिर डी लिखने की ट्रिक अपन ने देखी ली है। सबसे पहले कार्बन आएगा और बाकी जितने भी एटम्स हैं कार्बन छोड़ के वो सब बड़े ब्रैकेट में आएंगे। ऑक्सीजन एटम का कोई प्रेजेंस नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का O मतलब 0। ठीक है, तो अब आप इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देख लो। क्वेश्चन फाइंड DU। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताते जाना। एक ये मॉलिक्यूल है, इसका DU बताओ। फिर दूसरा मॉलिक्यूल ये है बेंजीन। DU आपको देख के नहीं बताना है ना, फॉर्मूले से बताना है। मतलब देख के तो बता ही रहे, देख के तो समझ में आ ही रहा है कि 1 और 2 मतलब 2 DU। आपको देख के नहीं बताना है, आपको फॉर्मूले से बताना है DU, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। और तीसरा है और चौथा एक बना लो। कौन सा बनाओगे? एसीटोन का बना लो। एसीटोन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन सबके DU कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। तो इसके लिए पहले आपको कार्बन हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करने होते हैं, है ना? तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। एक कार्बन, एक पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक कार्बन हो गया। ऐसे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 10 तो इसमें कार्बन हो गए। फिर आप हाइड्रोजन अब देख लो, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, है ना? तो इसका मतलब बचा हुआ जो एक बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बनाएगा। तो ऐसे अपन ने सारे हाइड्रोजन मार्क कर लिए 4। अब ये वाला जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना चुका है, तो ये हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। सिमिलरली इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। 5 6 7 8, तो C10H8। ठीक है, तो आप DU का फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें DU अपना आएगा DU का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना? गुड मॉर्निंग। तो DU 11 है ना? X+1 मतलब 11 माइनस हाइड्रोजन के एटम्स बाय 2 मतलब 8/2 मतलब 11 माइनस 4 मतलब 7। तो इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। 60 DU 3 है ना, 4 5 6 और ये 7। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। सर एक डाउट, हाँ बताओ। जरूरत क्या पड़ती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? जरूरत क्या पड़ती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की? अभी आगे जब अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले अपन को पता होंगे। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको केवल फॉर्मूला पता है ना? जैसे C10H8 कहीं पे लिखा है C10H8, तो अगर ये फॉर्मूला लिखा है तो इसके आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाना हो तो बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसके। ठीक है, तो अगर आप DU नहीं कैलकुलेट करोगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा कैसे बनाना है। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग सुन लो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को C10H8 का स्ट्रक्चर बनाना है,
है ना। ये मैंने बना दिए 10 कार्बन लाइन से, 4 इसी तरह से ये मैंने ऐसे लाइन से 10 कार्बन एक के बाद एक लगा दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 10 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन लगाऊं क्या, 8 हाइड्रोजन अगर मैं लगाऊंगा तो आखिरी के 2 कार्बन तो खाली रह जाएंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है जितना मैंने बोला। यस तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो वैलेंसी तो सेटिस्फाइड ही नहीं है ना, इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी 2 बॉन्ड कहाँ हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, गलत इसलिए बनाया है आपने क्योंकि आपको इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता ही नहीं है कितना है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने से फायदा ये होता है कि अगर आपने डिग्री ऑफ, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है और आपको ये भी पता है कि 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो अब जो आप कंपाउंड बनाओगे उसमें आप 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब 7 अनसैचुरेशन रखते हुए ही कंपाउंड बनाओगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये फॉर एग्जांपल, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपन कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये मैंने 10 कार्बन मान लो लाइन से लगा दिए, अब मेरे को इसमें 7 अनसैचुरेशन रखना है, तो वो मेरे को रखना पड़ेगा। जैसे मैंने दो यहाँ पे कंज्यूम कर दिया, फिर मैंने फिर 2 यहाँ पे कर दिया तो 4 हो गए। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे कर दिया तो 6 हो गए। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और डी यू कितना कितना कंज्यूम हो गया, यहाँ पे 2, फिर यहाँ तक 4, यहाँ पर 6, है ना। और अपन को कितना डी यू लगाना था, 7 डी यू लाने थे, तो 6 तो यहाँ पे चले गए। अब आप एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, तो जैसे मान लो मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ कोंटे में चिपका दिया, तो कितना डी यू हो गया इसका, यहाँ पर जाके इसका 7 डी यू खत्म हो गए। अब आप हाइड्रोजन लगाओगे ना तो अब सही हाइड्रोजन लगेंगे। देखो यहाँ पर अपन ने एक हाइड्रोजन लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, ये वाला कार्बन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये वाला कार्बन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, इस ये वाला कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है, तो इससे अभी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ये वाला कार्बन सेटिस्फाई हो गया, इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ये वाला कार्बन सेटिस्फाई हो गया, इससे 1 हाइड्रोजन अटैच होगा, ये वाला सेटिस्फाई हो गया, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये वाला हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है, अपन ने हाइड्रोजन ये बात ध्यान में रखते हुए लगाए हैं कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 4 से उसके जितने भी कम बॉन्ड है उतने बॉन्ड अपन ने हाइड्रोजन से पूरे मॉलिक्यूल में सेटिस्फाई किए। तो अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गए 8 हाइड्रोजन। सही बन गया स्ट्रक्चर, यस समझ में आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या फायदा होता है, स्ट्रक्चर बनाने में आपको हेल्प करता है। अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो सही स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी सही स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो ये अच्छा डाउट था। ऑल्दो जब ये अपन वैसे आगे के टॉपिक्स पढ़ते उसमें जब अपन स्ट्रक्चर बनाना सीखते तो उस टाइम पे ये वैसे भी क्लियर हो ही जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेनली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ये रोल रहता है। तो थर्ड का मैंने निकाल के बता दिया, फर्स्ट सेकंड का आप लोग घर पे निकाल लेना, फोर्थ का निकाल लो अभी जल्दी, फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। हो गया वो तो फोर्थ का कितना है डी यू फॉर्मूले से, 1 है वो फॉर्मूले से डी यू 1 आएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर स्पेशली चंद्रमान का डाउट क्लियर करने के लिए था। यहाँ पर आप कार्बन देख सकते हो, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिख रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो जब आप डी यू का फॉर्मूला लगाओगे तो कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2, ठीक है, ये सॉल्व होकर डी यू 1 आ जाएगा, है ना। तो वो एक डी यू कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो वही जो मैंने कहा था कि जब ऑक्सीजन आता है चंद्रभान, जब ऑक्सीजन आता है तो हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो नंबर कम हो गया ना, उस कारण से डी यू अपने आप सही आ जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो सभी लोग। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। तो बाकी जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस हैं वो तो सिंपल ही है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ये है फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला है। शीट में तो खतरनाक सा है, शीट में बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने कहा ना इसको, मैंने जैसे बताया ना उस फॉर्मेट में अगर याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, मतलब जैसा मैंने बताया एज इट इज ऐसे याद रखना है इसको, इसी पैटर्न में।
तो भूलने की संभावना बहुत कम रहेगी। शीट का फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो अगले दिन ही भूल जाओगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे काफी डिस्कशन हो गया। अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो लिखते जाओ कॉपी में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले हम पूरा ब्रांच बना ले रहे हैं, है ना, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये इस तरह से, ये इसकी दो ब्रांचेस बनेंगी, है ना। अभी पहले पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक साथ समझा दूंगा सारा कि कौन सा अपन ने कहाँ पे क्यों लिखा है। ओपन ओपन चेन और ए साइक्लिक और एलिफैटिक। फिर यहाँ पे आएगा क्लोज चेन और साइक्लिक। फिर इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, है ना। और इसका उल्टा आ जाएगा यहाँ पर हीट्रोसाइक्लिक, है ना। फिर हीट्रोसाइक्लिक में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एलिसाइक्लिक, है ना। और इस तरफ आता है एरोमैटिक, और सिमिलरली यहाँ होमोसाइक्लिक में भी हम दो ब्रांचेस निकाल सकते हैं। इसमें भी वही दो ब्रांचेस आती हैं, एलिसाइक्लिक एक तरफ और एरोमेटिक दूसरी तरफ। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक में फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, जगह की कमी के कारण। आप लोग नीचे लिख लेना कॉपी में। एरोमेटिक की जो दो कैटेगरीज हैं, एक है बेंजेनॉइड और दूसरी है नॉन बेंजेनॉइड। बेंजीनॉइड and the other one is non benzenoid। ठीक है, देखो तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जिसमें ओपन चेन हो, है ना। ओपन चेन का मतलब जैसे नॉर्मल अपना ब्यूटेन है ना। अपन एग्जांपल भी इसी में साथ में बनाते जाते हैं। ओपन चेन जैसे ये अपना 4 और ये 5, ये पेंटेन हो गया, ठीक है। या फिर चेन क्लोज्ड है, जैसे इसी पेंटेन को आप क्लोज कर दो, 3 4 5, ये 5 कार्बन का क्लोज रिंग बन गई, ठीक है। तो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधा सीधा हो सकता है जिसमें चेन खुली हुई हो, मतलब चेन खुली से मेरा मतलब ये सीधी इस तरह से होगा। और या फिर इसको ए साइक्लिक भी बोलते हैं ना। ए साइक्लिक का मतलब क्या होता है, नॉन साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक, ए साइक्लिक। और इसको एलिफेटिक भी बोलते हैं। ये एलिफेटिक वर्ड नया है तो इसको ध्यान रखना थोड़ा, है ना। कहीं पे एलिफेटिक वर्ड लिखा हो तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि एलिफेटिक वर्ड क्या मतलब है। बेसिकली ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है ना, पर्यायवाची हैं तीनों एक दूसरे के। तो बाकी फिर हम क्लोज्ड चेन की बात करते हैं, दूसरी ब्रांच। तो अब क्लोज्ड चेन में देखो दो टाइप की बात होती है, होमो या हीट्रो, है ना। होमो का मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था,
होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हीटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। तो होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जितने भी एटम्स हैं साइकिल में वो सब सेम है। जैसे ये पेंटेन हो गया, ये साइक्लोपेंटेन जो अपन ने बनाया, ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक क्यों? क्योंकि जितने भी एटम्स रिंग पे आ रहे हैं वो पांचों एटम एक ही टाइप के हैं ना, सेम है पांचों एटम्स, तो होमोसाइक्लिक। हीटेरोसाइक्लिक मतलब पांचों एटम्स सेम नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे बीच में अपन ने ऑक्सीजन चिपका दिया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और फिर ये, इस तरह से ये जो चार एटम्स हैं, जो चार कॉर्नर से कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक हो गया ऑक्सीजन। तो ये साइक्लिक तो है कंपाउंड, लेकिन ये होमोसाइक्लिक नहीं है, दिस इज हीटेरोसाइक्लिक, राइट, क्योंकि एक फॉरेन एटम इसमें रिंग पे आ गया है। ठीक है, अब अपन एक एक ब्रांच को और स्टडी करते हैं। तो होमोसाइक्लिक की फिर दो कैटेगरीज होती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक को हम कैसे समझते हैं? एलिसाइक्लिक को हम ऐसे समझते हैं कि जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सब एलिसाइक्लिक होंगे, है ना। सारे ध्यान से सुनना, सारे साइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक होंगे। ठीक है, मतलब सीधी सी सिंपल सी बात ऐसी है कि जो भी कंपाउंड होमोसाइक्लिक हो, या तो वो एरोमेटिक होगा या वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो जो नॉन एरोमेटिक होगा उसको अपन एलिसाइक्लिक बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर अपन, तो अपना क्वेश्चन ये है कि भाई एरोमेटिक क्या होता है ना। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसको हम बेसिक लेवल पे अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, बाकी इसका इन डिटेल हम एरोमेटिक कंपाउंड्स चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा से रिलेटेड, हाँ मतलब उनकी जो स्मेल है वो अच्छी होती है, तो इस सेंस में उसको एरोमा या फ्रेग्रेंस के टर्म्स में उनको समझा जाता है, लेकिन वो तो कॉमन नेम है ना। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स को इस तरह से समझा जाता है कि जो कंपाउंड्स, उस एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम तीन कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और रिंग फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए एंड रिंग फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स होना चाहिए। और तीसरा, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, जो कंपाउंड्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं ये इसलिए लाइन लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, विल बी स्टडीड इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, डिटेल इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पर अपन एरोमेटिक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड समझने के लिए पहले हमें रेजोनेंस समझना पड़ता है, जो कि अगले चैप्टर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में। ठीक है, तो अपन एक बेसिक लेवल का आइडिया बस यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम बेंजीन की बात करें, आपको इस चैप्टर में ज़्यादा टफ एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल में अपन आगे चैप्टर्स में तो स्टडी करेंगे ही। देखो, जैसे बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी एटम्स हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन मोस्ट पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो ये इस तरह से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये 6 कार्बन और उसको सराउंड करते हैं 6 हाइड्रोजन। एक सेकेंड, तो मुद्दे की बात ये है कि देखो, प्लेनर एंड रिंग, तो ये जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है प्लेनर होता है ना। प्लेनर से क्या मतलब है, सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब जैसे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन की बात करो तो ये जितने भी एटम्स है हाइड्रोजन, सारे 6 के 6 हाइड्रोजन और 6 के 6 कार्बन,
छः के छः कार्बन, ये सब मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन में होंगे, तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। रिंग इसमें होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स इसमें होते हैं, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये 4n+2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज अ होल नंबर, ठीक है। तो देखो, जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो आंसर कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, मतलब इसके आगे अभी डाउट मत पूछना, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा इससे ज्यादा। इसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी होता है जो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जो साइक्लिक कंपाउंड है ना, अब वापस अपन अपने मुद्दे पर आते हैं। आयुष क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट आउट, स्पेल आउट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट ये है 4n+2 पाई, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर n जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है आयुष, n बिलोंग्स टू अ होल नंबर। तो हम हमारे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा ये था कि जो कोई भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, या तो वो एरोमेटिक होगा, मतलब वो इतनी सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई करे, तो वो एरोमेटिक हो गया। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको एलिसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वाला बॉन्ड हटा दूं, बेंजीन में से ये वाला बॉन्ड अगर मैं हटा दूं, ये वाला पाई बॉन्ड, तो अब इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, है ना। खत्म क्यों गई वो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मान लो कि जब अपन ने डबल बॉन्ड हटाया तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। अब ये जो कंपाउंड बचा, इसको आप क्या बोलोगे, एलिसाइक्लिक, ठीक है। तो देखो, कैटेगरी सेम रहती है, जैसे एलिसाइक्लिक एरोमेटिक ये इसमें भी है, और एलिसाइक्लिक एरोमेटिक ये इसमें भी है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कंपाउंड जो है वो होमोसाइक्लिक ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि रिंग के सारे एटम सेम होना चाहिए, ऐसा रूल में कहीं नहीं लिखा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, वो हीटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उसमें डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए, सर हाँ, एक डाउट। एक सेकंड में अपनी लाइन कंप्लीट कर लूं। तो इसीलिए जो दोनों कैटेगरी है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, वो होमोसाइक्लिक के अंतर्गत भी आती है और वो हीटेरोसाइक्लिक के अंदर भी आती है। हाँ पाखी, अब बताओ। सर वो जो पाई है वो तो सेकंड एंड थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज होता है। पाई जो है वो, हाँ तो ये सेकेंड बॉन्ड है ना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये सेकेंड बॉन्ड है। दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना इन दोनों कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। यस सर। क्लियर हो गया सर? हाँ चंद्रमान बोलो। सर ओपन चेन को भी तो क्लासिफाई कर सकते हैं ना आगे, ओपन चेन को, ओपन चेन कंपाउंड्स को? ओपन चेन को किस में क्लासिफाई करोगे? सैचुरेटेड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? हाँ कर सकते हैं उसको, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे डाउट था ये। हाँ क्लासिफिकेशन तो फिर ऐसे बहुत हो सकते हैं यार, सैचुरेटेड में भी फिर आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिख सकते हो। मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो ऐसा है, वो तो अपने आप में कैटेगरी है यार। अब वो तो फिर इसमें भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये, मतलब रिंग के टर्म्स में अगर अपन रिंग की अगर बात ना करें, सिर्फ अगर अपन डबल बॉन्ड की बात करें, तो इसमें जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी सैचुरेटेड है। यस सर। और इसमें जैसे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे अपन बहुत सारे फैक्टर्स ला सकते हैं, लेकिन अपन लाना नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन देख लेते हैं, है ना। क्योंकि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो ऐसा है कि उसकी डेफिनेशन सिंपल है, तो वो अपन को कंपाउंड देख के समझ में आ जाता है। डाउट था। हाँ बोलो।
सर आपने बोला था मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स पे एक प्लेन पे होना चाहिए, तो 3D कंपाउंड है क्या? 3D कंपाउंड्स भी होते हैं? 3D कंपाउंड्स बिल्कुल होते हैं यार, मीथेन एक 3D कंपाउंड है, CH4, है ना। नहीं सर, कंपाउंड के जो तो शेप्स हैं वो अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे यार, मैं उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करना सही नहीं समझूंगा, फिर भी तुम पूछो। सर एक प्लेन पे है तो इसको भी तो अपन 3D में बता सकते हैं। नहीं, प्लेनर मॉलिक्यूल कैसे 3D होगा यार, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, मतलब थोड़ा अगर मैथ्स पे आप जाओ तो जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को अपन एक प्लेनर शेप बोलेंगे ना, इसको 3D शेप थोड़ी ना बोलेंगे। या सर्कल है, यस सर। सर्कल को अपन प्लेनर बोलेंगे, लेकिन वही अगर स्फीयर है तो स्फीयर को आप 3D शेप बोल सकते हो, है ना। यस सर। ठीक है, तो हम वापस मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा हमारा ये था कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड जो भी एरोमेटिक नहीं है वो सब एलिसाइक्लिक होंगे। वो होमोसाइक्लिक के लिए भी सही है, ये बात हीट्रोसाइक्लिक के लिए भी सही है, जो एरोमेटिक नहीं है वो सब एलिसाइक्लिक होंगे। अब जो लास्ट कैटेगरी है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी मैं ये सब ओरली समझा रहा हूँ, ये जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें अपन लिखेंगे बेंजीनॉइड कंपाउंड की डेफिनेशन और नॉन बेंजीनॉइड की। ठीक है, यहाँ पर अभी बस मैं ओरली समझा रहा हूँ। तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें मैंडेटरीली, है ना, मैंडेटरी मतलब आवश्यक रूप से एक बेंजीन रिंग होती है, मतलब उसमें और भी हो सकता है मॉलिक्यूल आगे पीछे ऊपर नीचे और कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग जरूर रहेगी। तो सर्कल क्यों बनाया सर अंदर? सर्कल वो ये जो 3 बॉन्ड है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे गोल से बना देते हैं। ठीक है, चलो तुमको सर्कल नहीं पसंद आ रहा तो मैं इसको वैसे ही नॉर्मल बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लो, ठीक है, तो ये एक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन वो फिर भी एरोमेटिक है, तो उन कंपाउंड्स को फिर अपन नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये जो कैटेगरी है नीचे वाली, इस चैप्टर में आपको इस कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ के इसको छोड़ सकते हो। इस चैप्टर में कितना पढ़ेंगे अपन इस इस ग्राफ चैप्टर में का, अपना इस फोकस, चार्ट में? एक मिनट रुको, इस चैप्टर में अपन नॉमेनक्लेचर सीखेंगे सबका, पहले तो ओपन चेन का भी सीखेंगे, फिर क्लोज चेन का भी सीखेंगे, है ना, और होमोसाइक्लिक का भी सीखेंगे, एलिसाइक्लिक का भी सीखेंगे और एरोमेटिक का भी सीखेंगे। ठीक है, तो इन सब के नॉमेनक्लेचर अपन सीखेंगे। तो अपना बेसिकली इस चैप्टर में मेन फोकस नाम लिखने पे है, स्ट्रक्चर समझने पे नहीं है ना, कि किसका स्ट्रक्चर कौन सा है उस पर अपना फोकस कम है। स्ट्रक्चर अगर आपको दिया है तो उसका नाम कैसे लिखना है उस पर अपना ज्यादा फोकस इस चैप्टर में रहेगा। ठीक है, तो आई होप अब ये चार्ट सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसके ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह बना लो, उससे और अच्छे से याद रहेगा। सर एलिसाइक्लिक के एग्जांपल्स तो सारे होंगे ना? एलिसाइक्लिक के मतलब हर वो साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो सब एलिसाइक्लिक है ना, ये लिखा है ना अपन ने, ऑल नॉन एरोमेटिक। तो जैसे ये भी एलिसाइक्लिक है, ये भी एलिसाइक्लिक है, और ये तो साइक्लिक ही नहीं है तो इसको एलिसाइक्लिक अपन बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप अगला टॉपिक लिखो, इसमें आएगा हाइड्रोकार्बन्स। टाइम कितना हो रहा है, 7:11, 10 मिनट और पढ़ के फिर अपन शीट होमवर्क डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स सिंपल डेफिनेशन है, बहुत नाम से समझ में आ रहा है, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। लिख लो, यही डेफिनेशन लिख लो, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, उन सबको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फिर इसमें हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, है ना। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा है तो ये सब बहुत इजी लगेगा, है ना। टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, पहला होता है एल्केन, एल्केन, है ना, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है तो अपन इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, जनरल फॉर्मूला होता है CN
H2N+2, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एग्जाम्पल बहुत सारे आप ले सकते हो, जैसे मीथेन, ईथेन एंड सो ऑन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है, मतलब अब ये रटने वाली बात हो गई। कहीं पे अगर पूछा जाए कि पैराफिन किस टाइप का कंपाउंड है, तो अपन को समझ में आना चाहिए कि वो एल्केन्स की बात हो रही है। ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है क्या? नहीं नहीं, ये बस एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम नहीं है ये। पैराफिन वर्ड बहुत ही रेयरली यूज होगा, मतलब शायद ही कभी आ जाए, लेकिन अगर गलती से आ जाए तो अपन को पता होना चाहिए, है ना। 99.99% केसेस में एल्केन ही यूज होगा। फिर इसी तरह से और आगे लिख लो, एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन में, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। एल्कीन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे C2H4, है ना, C3H6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एल्केन में आप लोगों को पता ही है, एल्केन में सारे बॉन्ड्स सिंगल होते हैं, है ना। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इन मींस डबल बॉन्ड, ठीक है। इन का मतलब क्या होता है, ये एक डबल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। तो एक सेकेंड, तो बस इनके स्ट्रक्चर्स ही बना सकते हो। ये हो जाएगा एल्कीन, है ना, बाकी हाइड्रोजन लगा देना आगे पीछे। ये हो जाएगा प्रोपीन, है ना। तो ये अपना एल्कीन हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आता है तुम्हें, अगर किसी को लगेगा तो मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एल्काइन, एल्काइन होता है CnH2n-2, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इथाइन, ठीक है। फिर प्रोपाइन C3H4, है ना। इनके भी स्ट्रक्चर्स बना लो, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं एल्काइन। आइन का मतलब क्या है, आइन का मतलब ये है कि इसमें मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्केन में एन का क्या मतलब है कि एक, मतलब एन एक नहीं, सारे ही सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। बाकी इनके जो नाम है, जैसे इसको पैराफिन्स बोला जाता है ना, यहाँ पे लिख लेना ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स, है ना। और एल्काई एल्काइलीन्स, ठीक है। एल्काइलिन ये इंपॉर्टेंट है ना। एल्काइलिन वर्ड काफी जगह यूज हो जाता है। वो तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे तब कहेंगे ना शायद। कैसा? तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे एल्कीन से तब कहेंगे ना उसे एल्काइलिन। नहीं नहीं, एल्काइलिन ये इसके कॉमन नेम में यूज कर लेते हैं, मतलब वो तुम उसको IUPAC से रिलेट कर रहे हो, एक्चुअली ये कॉमन नेम में ऐसे यूज हो जाता है। जैसे ये जो कंपाउंड है ना, इसको इथीन भी बोलते हैं और इसको इथाइलिन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि इथाइलिन लिखा रहता है, तो उसमें अपन को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इस इथीन को हमेशा इथाइलिन दोनों नाम एक साथ याद रखना। इसको आप प्रोपीन या प्रोपाइलिन बोल सकते हो। तो ये जो एल्काइलिन नेम है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर डाउट, बोलो। सर मीथेन एग्जिस्ट करता है क्या? मीथीन नहीं, पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, ही नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है मीथीन, है ना। तो बाकी और क्या बच रहा है इसमें, हाँ, एल्काइलिन अपन इसको बोलते हैं,
और बाकी एल्काइंस होते हैं। एल्काइंस का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम अपन याद, मतलब स्पेसिफिक नाम हम नहीं मेंशन रखते, मतलब इसको एल्काइन ही बोलते हैं। बस ये जो कंपाउंड है ना, इसका एक नाम होता है, इसको आप लोग रट के रखना, कई जगह आ जाता है क्वेश्चन में। इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं, इथाइन को एसिटाइलिन, है ना। ये इसको याद रखना एज इट इज, ठीक है। इसमें लॉजिक मत लगाना, मतलब क्योंकि लॉजिक लगाओगे तो इसमें ये इस तरह से दिखेगा, ये थाइलिन टाइप से, तो ऐसा लगेगा कि इसमें डबल बॉन्ड है ना। तो इसलिए इसको अलग से याद रखना। इथाइन को एसिटाइलिन भी बोला जाता है। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इथीन को इथाइलिन भी बोला जाता है और इथाइन को एसिटाइलिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस बाकी सब तो नॉर्मल है, इथाइन, है ना, बाकी सब नॉर्मल है। डिस्कशन क्या कह रहे हो? हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि 2 मिनट हैं अभी। और ये कौन सा टॉपिक है? नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप, चलो ठीक है, अपन डिस्कशन कर लेते हैं अब। तो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट डी यू का फॉर्मूला था मेन सबसे ज़्यादा, उसको अच्छे से समझ के याद रख लेना। सर आप एक बार सारे पेज शो कर दीजिए, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने की वजह से कुछ रह गया था। बिल्कुल मैं शो कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। लो भाई, एक पेज ये है, मतलब मैं स्टार्टिंग से शो कर देता हूँ। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। फिर यहाँ पे उसका फॉर्मूला बताया था जो इम्पोर्टेंट था। फिर ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे थे डी से रिलेटेड। ये फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो, और ये थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स अपन ने ब्रीफ में यहाँ पे समझा। और एट लास्ट ये हमने हाइड्रोकार्बन्स जो आप पहले पढ़ चुके हो उसी को हमने दोबारा ब्रशअप किया, ठीक है। तो अब मैं पहले डीपीपी ओपन कर रहा हूँ, आप लोग भी ओपन कर लो क्वेश्चंस जिसमें डाउट था। डीपीपी A4 में बताओ। अभी आगे डिस्कशन होगा, जिनने जो नहीं अटेंड किया है, जो चाहे वो लीव कर सकता है अपने आप, है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब उससे पूछना मत अलग से। हाँ बोलो सर फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन मतलब ये वाला। हाँ आयुष, मैं क्लास के बाद बता दूंगा, है ना, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। अभी अपन होमवर्क IUPAC का ले नहीं पाएंगे क्योंकि अपना एक सेक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। वो जब हो जाएगा तो मैं खुद ही डाल दूंगा। तो फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल आर पॉसिबल। तो कौन कौन से पॉसिबल है? तो फोर्थ तो पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रो मतलब ये न्यूक्लियस है यहाँ पे बीच में, तो जब ये न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो डिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगा। इसमें डाउट क्या चंद्रमान, डाउट पूछो थोड़ा, तब मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। सर टकराया तो बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब कि ऐसे टच करके जाए या ऐसा कुछ। टकराया तो मतलब सर जिस पॉइंट पे पोजीशन चेंज करेगा सर, उस पर तो मतलब टच करके जाएगा ना सर, या हाँ सर मतलब आपने भी ऐसे। हाँ सही कह रहे हो। तो मैं वो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था इन्हें, है ना। मतलब एक्चुअली उसमें ऐसा पूछा है उन्होंने कि डायरेक्शन अपन को बताना है कि कौन सा डायरेक्शन गलत है, ये बताना है अपन को। तो जैसे ये वाला जो डायरेक्शन है ना, थर्ड वाला, ये एकदम ही गलत है। क्योंकि जब अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो जब न्यूक्लियस इस तरफ है तो पार्टिकल यहाँ से नीचे की तरफ डेविएट होगा, ऊपर की तरफ नहीं डेविएट हो सकता, ठीक है चंद्रपान। तो ऐसे समझो इस क्वेश्चन को। हाँ सर, मेरे को फोर्थ वाला भी गलत लग रहा था इसलिए कुछ। हाँ फोर्थ वाला तो सही है, डायरेक्शन सही है फोर्थ वाले का, है ना। और बताओ। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। An alpha particle with initial speed v0 is projected from infinity and it approaches to r0 distance from the nucleus. Then the initial speed of alpha particle which approaches up to 2 r0 distance. देखो चंद्रभान, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है फॉर्मूला, है ना। पॉइंटर दिख रहा है ना तुम्हें मेरा? यस सर। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला अपन को इस यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि
एन अल्फा पार्टिकल विथ इनिशियल स्पीड v नॉट, है ना। अल्फा पार्टिकल की स्पीड अपन फॉर्मूले में रखते हैं, वो स्पीड इनने दी है कि जब v नॉट स्पीड हो तो वो r नॉट डिस्टेंस तक आ रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी अगर हमें उसको 2r नॉट डिस्टेंस तक पहुंचाना हो, यही कह रहा है क्वेश्चन। यस सर। तो बस इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है DPP A4 का, कौन सा था ये, 5वां। यस सर। हाँ तो 5th क्वेश्चन है DPP A4 का। तो इसमें देखो R का फॉर्मूला आपको बताया गया है, क्या है, 4k, कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है 4k ZE² बाय m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन जब आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल को v नॉट स्पीड से फेंका गया तो उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस था r नॉट। तो किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर हमको क्लोजेस्ट डिस्टेंस 2r नॉट करवाना हो तो फिर वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी, यही पूछा चंद्रमान क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। नो सर। तो देखो अब भाई इसमें सीधी सी बात यह है कि अब आप इसमें देख लो कांस्टेंट क्या क्या रहेगा। देखो जब आप ये पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और सेम एटम पे जब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो k की वैल्यू कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट रहता है, अल्फा पार्टिकल का मास कांस्टेंट रहता है। बस एक्सपेरिमेंट चेंज करने से अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, जिस केस में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच चेंज हो सकता है। मानते हो ये बात? यस सर। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो अल्फा पार्टिकल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बस अब ये इक्वेशन ये दो कंडीशंस पे लगा दो। तो जब आप पहली कंडीशन पे लगाओगे तो आपका क्या आएगा, आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 वी नॉट स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन पे लगाओगे तो आर नॉट की जगह अब क्या हो गया, 2r नॉट। 2r नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/v डैश, या v निकालना है अपन को, है ना, v का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो 1/2, तो इससे क्या आएगा, r नॉट बाई 2r नॉट इज इक्वल टू v डैश बाय v नॉट इसका स्क्वायर। तो r नॉट से r नॉट कैंसिल हो जाएगा और अपना जो v डैश है वो v नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। समझ में आया चंद्रभान? यस सर, आ गया। तो अपनी जो वेलोसिटी है चारों ऑप्शंस देख सकते हो v नॉट के टर्म्स में है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। और बताओ सर 6 क्वेश्चन किसी से हुआ है? सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। डीपीपी में ज्यादातर आपको अच्छे क्वेश्चंस ही मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको आपको हमेशा एक प्रैक्टिस मैच के तौर पे लेना है, लर्निंग के तौर पे, है ना। तो रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ये है 6th क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ, ये अल्फा पार्टिकल होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी लेट इज ट्रू रेडियस मेड बाय अनदर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। देखो, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस is calculated by the projection of alpha particle from infinity at a particular speed। ठीक है, ऐसा तो होता ही है, ये तो नॉर्मल लाइन है पहली। let this radius is the true radius, तो ये जो रेडियस आया ये वाला रेडियस सही है। now if the radius calculation for the same nucleus, है ना, सेम न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि z की वैल्यू दूसरे एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं हुई है, वही जैसा पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का है, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में z की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो रेडियस जो कैलकुलेशन है इज मेड बाय अनदर अल्फा पार्टिकल विथ हाफ ऑफ द अर्लियर स्पीड, है ना। वेलोसिटी आपने चेंज कर दी है, ठीक है। तो देन द परसेंटेज एरर इन द रेडियस कैलकुलेशन, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है ना, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल हो गया पिछले क्वेश्चन से।
तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वही उसी तरह से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को कि रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया पहले एक्सपेरिमेंट में, वो v नॉट वेलोसिटी पे मान लो r नॉट आ रहा है, ठीक है, इसी को अपन ने ट्रू रेडियस माना है। इफ द रेडियस कैलकुलेशन इज मेड बाय अनदर अल्फा पार्टिकल, है ना, अनदर अल्फा पार्टिकल मतलब फिर अपन कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विथ हाफ ऑफ द अर्लियर स्पीड। तो अब जो स्पीड कर दी है अपन ने वो कर दी है अपन ने हाफ, मतलब v नॉट बाय 2। तो देन द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व इन द रेडियस कैलकुलेशन, इसका मतलब ये है कि ऐसा देखो क्वेश्चन का सेंस समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमने मानी है सच्चाई, है ना, दिस इज द ट्रुथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इससे जो रेडियस आया v नॉट वेलोसिटी पे, उसी को मैंने मान लिया कि वही वही सही रेडियस है, बाकी हर चीज गलत है। तो जब वेलोसिटी हाफ की तो ऑफ कोर्स अभी अपन ने देखा था कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो रेडियस चेंज होता है। तो जब आपने वेलोसिटी चेंज की तो रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो गलत वैल्यू है ना। गलत क्यों है? क्योंकि आप सही को पहले ही डिफाइन कर चुके हो। अब जो रेडियस आएगा आर वो गलत होगा क्योंकि सही अपन डिफाइन कर चुके हैं, सही रेडियस आर नॉट है। तो अब जो एक्सपेरिमेंट में जो गलत वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गलती कितना परसेंट है ना, परसेंटेज एरर इन्वॉल्व इन द रेडियस कैलकुलेशन। सर डाउट हाँ बताओ। तो वेलोसिटी से रेडियस में चेंज हो सकता है, प्रैक्टिकली तो मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है। प्रैक्टिकली रेडियस चेंज नहीं होता, ये तो मतलब अप्रोक्सीमेशन है। ये जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इससे अपन को एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगता है रेडियस का। यस ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना, जैसा पिछला क्वेश्चन है सेम आप इक्वेशन ये वाली लगाओगे तो इससे आपको r की वैल्यू पता चल जाएगी r नॉट के टर्म्स में। ठीक है, अब r की वैल्यू r नॉट के टर्म्स में कितनी आती है, चलो ठीक है, ये अपन आप लोग r निकाल लेना r नॉट के टर्म्स में, है ना। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग निकाल लेंगे, तो आपका r आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ r नॉट, है ना, ये अपना आ गया। अब जो मेन पॉइंट है इसमें कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो एरर का मतलब क्या होता है, अब ये ध्यान से समझना थोड़ा, एरर क्योंकि कई जगह बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई बार आ सकता है। तो एरर का मतलब होता है, एरर का हमेशा ये फॉर्मूला होता है कि असली वैल्यू क्या है, मतलब अभी क्या वैल्यू आ रही है, और असली वैल्यू क्या है ना, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि एरर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अगर जैसे अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू असली वैल्यू से कम आ रही है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर अपन उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। तो बेसिकली आपको डिफरेंस लेना है ऊपर, ये अपना होता है एरर, है ना। ये डेफिनेशन हर जगह सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहीं कभी भी एरर आए तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। और परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू क्या है, आर नॉट, तो एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ऐसे परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया जाता है। तो अब होगा क्या कि आपका r जो है वो r नॉट के टर्म्स में आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे रखोगे तो r नॉट न्यूमरेटर से कॉमन आएगा, वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व होके अपना परसेंटेज आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें एक्सप्लेनेशन में? नो सर। ठीक है, एरर का फॉर्मूला ध्यान में रखना, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। और बताओ इसमें कोई है क्या? सर तो 7th बता दीजिए। 7th, if the diameter of the two Yes, rocket nuclei are in the ratio, then the ratio of their mass number। ये तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड है ना, r इज इक्वल तो टू मैंने कर लिया, बताओ। मैं ही बता देता हूँ क्योंकि छोटा ही सही क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा उसमें। देखो अपन ने वो फॉर्मूला पढ़ा ना चंद्रमान, r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। यस सर। ये उसमें मास नंबर होता है। यस सर। तो बस ये आपको रेडियस का रेशियो, डायमीटर का रेशियो दिया है, मतलब रेडियस का रेशियो दिया है। यस सर। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना तो उससे मास नंबर का रेशियो आ जाएगा। यस जाएगा सर, क्या? आ गया।
ठीक है, करके देख लेना। r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 उस फॉर्मूले से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और बताओ। सर एक बार 10th का बता दीजिए, मतलब मैंने करा था पर थोड़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है, पावर थोड़ी डिफरेंट आ रही है। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन किसी से हुआ है क्या? यस सर, हो गया था। हो गया था। तुम्हारा क्या दिक्कत आ रही है संकेत इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है। पावर चेंज हो गई थोड़ी। पावर चेंज हो गई थी तो एक बार अपना कैलकुलेशन चंद्रमान को दिखा देना यार क्लास के बाद, है ना? ये तो समझ तुम्हारी मदद कर देगा। और वो ना करे तो फिर मुझसे पूछना, तो मैं तो कर ही दूंगा। ठीक है। यस। और बताओ 11th में। नहीं सर। 11th में नहीं है तो मैं शीट खोल लेता हूँ। ये है शीट। डीपीपी को कर देते हैं बंद। हाँ, पार्ट 2 डिस्कस करना था। पार्ट 2 में जो जो डाउट है वो बता दो अभी, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में। पार्ट 1 क्या? पार्ट 1 हो गया था डिस्कस, वो कल क्लास 20 मिनट मैंने पहले छोड़ दी थी। यार वो तो देखो अपन, क्योंकि अपने पास टाइम की डेफिशिएंसी हमेशा रहेगी तो अपन ऐसे ही किया करेंगे कि जैसे मैंने आज एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 बोल दिया ना, तो आज जितने बच्चे बता देंगे उतना ठीक है। बाकी जो फिर बचेगा तो उसको मैं क्लास के बाद मतलब व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, या मैं उसको अलग से बता दूंगा। यस। ठीक है। नहीं तो अपना क्या सिलेबस फिर ऐसे में पीछे छूटने लगेगा अगर अपन डिस्कशन ही करते रहे पूरे टाइम। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक सेकेंड में पहले फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। Which of the following ions has the maximum magnetic moment? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, है ना? तो इन्हें में यस देख लो सर। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किस में आ रहा है। तो इनका एटॉमिक नंबर पता है सबका? इसका होता है इसमें इसका 24 होता है, 30 विकर मनफी। इसका 25 होता है, इसका 22 होता है, और इसका 24 होता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होता है तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना? तो तुम्हारी संकेत आवाज क्रैक कर रही है। मेरी शीट में अलग क्वेश्चंस है। तुम्हारी शीट में अलग क्वेश्चंस है? यस, प्रिंटेड शीट में पूरी डिफरेंट लग रही है, मतलब पहला क्वेश्चन तो अलग है थोड़ा। अच्छा, तो तुम अपनी शीट का पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? नहीं मैं नहीं सर, मैं पूछ तो रहा था अपनी शीट में, वो बता रहा हूँ फॉरवर्ड है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा सही है चंद्रमान? यस सर। अरे वो एडिशन का थोड़ा फर्क हो गया होगा। तुम्हारे पास जो आ रही होगी हो सकता है वो फिर वो पुरानी शीट हो संकेत, तो तुम उससे पढ़ लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारे पास पीडीएफ है ना, फिर उससे क्वेश्चन के नंबर मिला लिया करो। ठीक है। क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, बस ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट वाला में। ये वाला क्वेश्चन नहीं है उसमें, तो उसमें हो सकता है फिर नहीं सर। 2003 से क्वेश्चंस हो। 2003 यस सर, से नहीं है इसमें। 2003 से हो सकता है उसमें क्वेश्चन हो। तो ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग इस तो पीडीएफ में से कर ऑनलाइन के लेना। सबसे पहले क्या? ऑनलाइन के क्वेश्चन। या तुम्हारी एक्चुअली आवाज क्रैक कर रही है तो मुझे समझ में आ नहीं रहा अच्छे से तुम बोल क्या रहे हो। सर वो बोल रहा है ऑनलाइन के क्वेश्चन है उसमें, जेई मेन के। हाँ, तो ऑनलाइन के अपने पास भी तो है, ये यहाँ पर है ना नीचे ये। यस। तो अभी तो पार्ट 2 में पहले ऑफलाइन है तो अपन ऑफलाइन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारे में भी ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन नहीं है क्या उसमें? नहीं है सर सर, नहीं। नहीं है। ओ अच्छा, तो यार फिर तुम लोग ऑफलाइन इसमें से कर लिया करना, है ना? पीडीएफ भी है सबके पास, ऑफलाइन इससे कर लेना, ऑनलाइन उससे कर लेना। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, जिसका भी डाउट था? यस सर, हो गया। ठीक है, और बताओ। सर फिफ्थ। In Bohr series lines of hydrogen spectrum, the third line from the red end. In Bohr series lines of hydrogen spectrum, the third line from the red end corresponds to which one? इसमें डाउट क्या है चंद्रभान? सर रेड एंड मतलब? रेड एंड मतलब रेड एंड मतलब लाल एंड से, मतलब लाल एंड का मतलब होता है हायर वेवलेंथ की तरफ से,
रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, यस सर। मतलब हायर वेवलेंथ की तरफ से। तो ये है क्वेश्चन 5। In Bohr series of lines of hydrogen spectrum, the third line from the red end corresponds to one of the following. तो देखो रेड एंड की बात कर रहा है, रेड कलर का मतलब हो गया विजिबल रेंज, है ना। विजिबल रेंज आती है बामर सीरीज में, है ना, और बामर सीरीज स्टार्ट होती है n इज इक्वल टू 2 से, फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है 2 से 3 पे भी जा सकता है, 4 से पे भी जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है, एंड सो ऑन, है ना। क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, तो जब आप विबग्योर की बात करते हो, अपन को ये बात पता है कि बामर सीरीज की जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं वो विजिबल रीजन में आती है, ठीक है। तो देखो पहली लाइन बामर सीरीज की, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों लाइन तो विजिबल रीजन में आएंगी। आगे की जो लाइंस है ना, वो तो दूसरे इंफ्रारेड रीजन में आती है, तो उस पे अपन को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कलर की बात कर रहा है, मतलब क्वेश्चन विजिबल रीजन की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, तो रेड की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा, ऐसा अपन ने नोट्स में लिखा है ना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब रेड की जो एनर्जी है डेल्टा ई वो सबसे कम होगी, है ना, मतलब एनर्जी डिफरेंस सबसे कम जिस लाइन का होगा वो रेड लाइन होगी। सबसे कम एनर्जी डिफरेंस इस लाइन का है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, रेड लाइन। ये वाली लाइन रेड लाइन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, तो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन की बात हो रही है। तीसरी लाइन मतलब n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 5, है ना, ये वाला जो ऑर्बिट है ये फिफ्थ ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2। समझे चंद्रभान? यस सर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, क्या सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को, दोबारा बोल, मैसेज कर दो, मतलब चैट में लिख दो। ऑफलाइन क्वेश्चंस प्रिंटेड शीट में मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो संकेत तुम्हारी तो खैर कुछ भी आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो तुम या तो अभी इसमें लिख दो या फिर क्लास के बाद कॉल करके बता देना तुम क्या कहना चाह रहे हो। इसमें कोई डाउट हो अभी तो पूछ लो। आगे सर 8th क्वेश्चन, the wavelength of the radiation emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to n is equal to 1। तो ये तो निकल जाएगा ना, इसमें क्या है सर, वही समझ में नहीं आ रहा था, स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या। स्टेशनरी स्टेट 1 मतलब n is equal to 1, और सर स्टेशनरी स्टेट 2 हुआ तो मतलब n equals to 2। हाँ, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे अलग अलग वर्ड्स यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में, है ना, तो उससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को क्वेश्चन का सेंस पकड़ने की कोशिश करना है। जो एक कहावत है ना, शब्दों पे मत जाओ भावनाओं को समझो, तो कई बार क्वेश्चन की अपन को भावना समझने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है चंद्रभान। तो अब करके देखना हो जाएगा। संकेत क्या कह रहा है कि जैसे गामा होता है वैसे डी करे भी कुछ होता है। डी क्या होता है, डी ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम का आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। और बताओ 8th के बाद सर 12th which of the following statements in relation to the hydrogen atom is correct। हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस में, है ना, 3s 3p 3d ऑल ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, सही बात है। इसमें डाउट क्या संकेत बताओ। सर ये मतलब कैसे पॉसिबल है सर, 3s 3p और 3d ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी हो। अच्छा, तो उसमें ऑफ बोर रूल लगा रहे हो क्या? ऑफ बोर रूल इसलिए लगाना है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना, तो इसमें अपन बोर थ्योरी लगाते हैं। कल भी अपन ने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था।
तो जितने Yes, भी sir. ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी सेम आएगी। जो भी एक ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट की एनर्जी सेम रहती है बोर थ्योरी के हिसाब से। और बताओ। Sir, 13. 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन मूविंग विथ अ वेलोसिटी एक्यूरेट अप टू इतना परसेंट विल बी। तो इसमें क्या डाउट है बताओ चंद्रभान। सर उसमें परसेंट में दिया है एक्यूरेट, मतलब क्या सर, उससे कैसे हाँ, इसकी करेंगे? इसकी लैंग्वेज लिखवाई थी ना अपन ने, कॉपी में लिखी है, देखो पढ़ के। परसेंटेज एक्यूरेट का मतलब क्या लिखा था कॉपी में, पढ़ के देखा था तुमने? सर बहुत दिनों से नोट्स नहीं पढ़े शायद इसके लिए। यार बिना नोट्स पढ़े प्लीज क्वेश्चन मत किया करो, नहीं तो नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप बिना नोट्स पढ़े क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब आप नोट्स पढ़ ही नहीं रहे हो, और आप नोट्स जितनी बार नहीं पढ़ोगे वो आपके दिमाग में नहीं सेट होंगे, ठीक है। आपको नोट्स इतनी बार पढ़ना है कि जो आपने लिखा है उसकी फोटो छप जानी चाहिए दिमाग में एज इट इज पेज की, ठीक है। तो अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, आउटपुट ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए नोट्स फ्रीक्वेंटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तब तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए जब क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो। तो इसलिए चंद्रभान, ये वाला क्वेश्चन तुम एक बार नोट्स पढ़ना, फिर न बने तो मुझसे दोबारा पूछना, मैं बिल्कुल तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में इनएक्यूरेसी दी है कि एक्यूरेसी दी है? ये एक्यूरेट अप टू X%, ये इनएक्यूरेसी होती है, मतलब यस इतना सर। इतना ही वो एक्यूरेट है, इसका मतलब बाकी वो इनएक्यूरेट है, मतलब उसको किसी भी टर्म्स में तुम समझ सकते हो, बेसिकली एरर है वो, ठीक है। और बताओ। यस सर। सर 15 थी, बता दीजिए। हाँ बोलो। सर 15। 15 क्वेश्चन था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो आसान है, निकल का एटॉमिक नंबर आपको दिया है 28। तो इसमें डाउट क्या है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि Ni+2 है, तो 4s में यस से 2 सर। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे डी सब शेल में। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 5 और 3 माइनस 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। यस सर। सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी गलत कर दी थी शायद। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ध्यान से करना, ये सही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, है ना। और बताओ। सर एक 18th है। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। The ionization energy of hydrogen atom is this. The energy required to excite the electron from n1 is equal to 2 to n2 is equal to 2. तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाना है ना। सर सॉरी सर, 18th नहीं 19th है। अच्छा 19th है, 19 देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन जैसा शायद एक क्वेश्चन अपन ने नोट्स में किया है, 19th क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो क्वेश्चंस पूछना चाहे वो सारे पूछ सकता है, मतलब कोई ऐसे टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपने साथ, है ना। और जो लीव करना चाहे वो लीव भी कर सकता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 19? यस सर। 19, हाँ 19 क्वेश्चन है ये। 19 क्वेश्चन देखो भाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड, है ना। ये जो है ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है Cl बॉन्ड्स इन Cl2 is 242 kilojule per mole, the longest wavelength of light capable of breaking a single Cl bond, ठीक है। तो लाइट की वेवलेंथ पूछ रहा है, और ऑप्शंस में आपको वैल्यूज दी हुई है नैनोमीटर में, ठीक है। वो तो अपन मीटर में निकाल के उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। तो देखो पहले तो प्रोसेस समझ लेते हैं। 1 मोल Cl, ठीक है। तो एक कोई सैंपल होगा, है ना, जिसमें क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ये दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसा ये तीसरा मॉलिक्यूल,
ठीक है, इस तरह से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे टोटल? देयर विल बी 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स इस सैंपल में। अब हमें क्या करना है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। तो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है 242 किलो जूल। यार ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा है चंद्रभान जो अपन ने नोट्स में देखा था ना। 240 किलो जूल एनर्जी लगती है जब आपको ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक करना हो। ठीक है, तो अब होगा क्या कि भाई एक फोटोन जब पड़ेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। जब एक फोटोन एक बॉन्ड पे पड़ेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग वन सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो ध्यान से सुनना, इतने सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो यूनिटरी मेथड लगा के पहले ये निकालना कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, है ना। वो अपन यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड, है ना, वो अपन को पता चल गया। ठीक है, क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड को ब्रेक करने की बात की है। अब वो पूछ रहा है कि जब एक बॉन्ड को आपको ब्रेक करना हो उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो उतनी एनर्जी कहाँ से आएगी? लाइट से, जो लाइट आप हिट कर रहे हो। तो उस लाइट की वेवलेंथ क्या है? तो वो फॉर्मूला अपन को पता है, E = hc/λ, है ना। मतलब ये वाली जो एनर्जी है ये इस एनर्जी के बराबर होगी, फोटोन की एनर्जी के। तो फोटोन की एनर्जी आपको पता चल गई, सॉल्व करके आप वेवलेंथ निकाल लेना। समझ में आया चंद्रमान? यस सर। ठीक है सर इसमें मतलब उसकी वैल्यू कैसे आएगी सर? इसकी म्यू की, मतलब ये वाली एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड वाली? ये बताया ना यूनिटरी मेथड से। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। पर मोल, एक मोल को ब्रेक करने के लिए 242 किलो जूल। इतने सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, मतलब 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 1 मोल से सर डिवाइड कर उससे दो, डिवाइड। यस सर। है ना। हाँ सर, अब आ गया। ठीक है, बेसिक सिंपल यूनिटरी मेथड है मतलब। और बताओ। यस। और बताओ। सर मैं दिग्विजय हूँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो डाउट था कुछ। अभी इसी में डाउट है क्या? इसमें तो नहीं होगा ना? नो सर, नहीं एक्चुअली सर वो पूछना था, ये कौन से बैच का है क्वेश्चंस, ये डीपीपी जो भी है अभी उसका नहीं है ना, दिग्विजय ऐसा बिल्कुल का करना, नहीं है मेरे को ना? अभी क्लास के बाद कॉल कर लेना, 8:15 के आसपास, है ना, तो मैं अच्छे से अच्छा समझा ओके दूंगा। सर, ठीक है, ओके। ओके ठीक, थैंक यू। हाँ हाँ, वेलकम यार। हाँ चंद्रमान बताओ, मतलब और बाकी लोग भी बताएं जिसको भी डाउट है आगे। सर 21 का पाथ बता दीजिए, कैसे करूँगा मैं बस। A gas 21। absorbs a photon 355 नैनोमीटर and emits at 2 wavelengths। ठीक है, एक गैस ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया, मतलब इतनी एनर्जी उसको मिल गई। ठीक है, और उससे 2 वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है ना। तो इफ वन ऑफ द एमिशन इज 680 नैनोमीटर, द अदर इज एट, तो देखो इसमें ऐसा है, पहले मैं इसकी लैंग्वेज कॉपी कर लेता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है क्वेश्चन 21। तो एक सेकेंड, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अ गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, है ना। गैस एटम से बनती है, मतलब हर चीज एटम से बनती है, तो गैस में भी एटम होगा। तो एटम का इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम में। अब हो क्या रहा है कि ये जो गैस है, गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि जब कोई फोटोन इसके ऊपर पड़ रहा होगा तो फोटोन से मिली एनर्जी, एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उचकेगा। ठीक है, तो ये मान लो उचक के ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद ये कह रहा है कि अपन को ये बात पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो फिर वो वापस आता है, वापस आता है तो वो
फोटॉन्स को एमिट करता है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो 2 फोटोन को एमिट कर रहा है, 2 वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, मतलब 2 फोटोन को एमिट कर रहा है, ठीक है। तो जब वो वापस आया तो अब वो क्या है, टुकड़ों में वापस आ रहा होगा, मतलब ऐसा हो सकता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो क्वेश्चन को कि वो पहले यहाँ से मान लो यहाँ तक आया, फिर वो यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। तो जब वो ब्रेक करके आया तो एक फोटोन यहाँ से एमिट हो जाएगा, फिर दूसरा फोटोन यहाँ से एमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 वेवलेंथ अलग अलग एमिट हो रही है ना। इफ वन ऑफ द एमिशन इज एट 680 नैनोमीटर, अगर एक एमिशन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है तो दूसरे की वेवलेंथ आपसे पूछी है ना, λ2 आपसे पूछा है। तो देखो इसमें करना क्या है, सिंपल है कि ये जो डेल्टा ई है इसके बराबर क्या होगा, इस फोटोन की एनर्जी, और जो ये वाला डेल्टा ई है इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, इस फोटोन की एनर्जी के, और जो दोनों का सम है वो किसके बराबर होगा, इस फोटोन की एनर्जी के, क्योंकि ये एनर्जी जब पड़ी तभी तो इलेक्ट्रॉन इतना जंप किया, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू, अब ध्यान से सुनना, अगर ये E1 है, मतलब अगर ये E है और ये डेल्टा E1 है, और ये वाला जो फोटोन है ये डेल्टा E2 के करस्पॉन्डिंग एमिट हो रहा है, तो वी कैन राइट E इज इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2। सही है चंद्रभान? यस सर। तो बस डेल्टा ई को भी डालना hc/λ, क्योंकि ये भी फोटोन की एनर्जी है, डेल्टा ई में भी डालोगे hc/λ क्योंकि ये भी फोटोन की एनर्जी है, ये भी, तो hc तीनों से कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, 1/λ इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। λ1 की वैल्यू आपको पता है 680, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 355 नैनोमीटर, है ना। तो ये वैल्यू आपको पता है 355 नैनोमीटर, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालना है। तो देख के समझ में आ रहा है, ये 350 है, ये 700 के आसपास है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू भी लगभग 700 के आसपास आएगी, क्योंकि 1/700 प्लस 1/700 कितना हो जाएगा, 2/700 मतलब 1/350। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 700 के आसपास आएगी। तो अब 700 के आसपास कौन सा ऑप्शन है वो चेक कर लो, है ना। तो 700 के आसपास ये वाला ऑप्शन है नियरेस्ट, तो सी सही आंसर आ जाएगा। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो, मैंने तो अप्रोक्सीमेट करके बताया। ठीक है चंद्रमान, समझ में आ गया? यस सर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर मैंने 24 तक किया था, इतनी डाउट है। चलो ठीक है, किसी और को कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो ठीक है, तो ऑनलाइन में जिसको अभी डाउट हो वो, अगर आपको अभी नहीं पूछना तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप पे मैसेज कर देना एज यूजुअल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। एक चीज़ बोलूँ मैं?